तो सीधा ही जवाब देते हैं, और नेता सीधा जवाब इसलिए नहीं देंगे कि उनका एक स्टैंड उनका नहीं है, उनका स्टैंड बदलता रहता है। हम लोगों का तो 51 से आज तक एक स्टैंड है, वो स्टैंड है देश हित। देश हित के अतिरिक्त कोई स्टैंड नहीं है, हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है, राजनीति हमारा पेशा नहीं है। यहाँ जितने हमारे कैंडिडेट भी बैठे हैं और हमारे ये स्टेट प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, इसमें से किसी का पेशा पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स रोटी कमाने का जरिया नहीं है। दो टूक शब्दों में, पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में हम नहीं हैं, हम देश हित समाज हित के लिए राजनीति में हैं। और इसलिए हम बड़ा साफ उत्तर देते हैं। और आपके प्रश्न के उत्तर में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सभी राजनेताओं को चाहिए कि मीडिया से और पब्लिक से सीधी वार्ता करें, उसमें कहीं मुंह। जनसंघ 1951 से लगातार चल रहा है और पटना में बहुत दिनों तक हम सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं। इतने वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। पूरे देश के 12 प्रांतों में हमारा संगठन चल रहा है। जनसंघ के मजबूत होने के बाद जो इसका मेजर पार्ट था, क्योंकि इसके संस्थापक आरंभ में ही नहीं रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1953 में नहीं रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी 68 में नहीं रहे, बलराज मधोक जी की पॉलिटिकल हत्या हो गई 73 में। तो अधिकतर इसके लोगों ने जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बना दी, और बीच में उन लोगों ने अपने सिद्धांतों, अपने चिन्ह, अपने आइडियोलॉजी इत्यादि से समझौता भी कर। बाद में उन्हें जब लाभ नहीं मिला तो फिर से उन्होंने अपने को जनसंघ कहना शुरू किया। लेकिन जनसंघ कहना शुरू कैसे किया और जनसंघ के मुद्दों को उन्होंने अपनाया कैसे, तो वो हमारे चलते अपनाया। हम लोग इसी तरह से दीनदयाल जी और डॉक्टर मुखर्जी का फोटो लगाते थे। हमारे नेता बलराज मधोक जी ने जनसंघ नाम कभी नहीं छोड़ा, ये विचारधारा नहीं छोड़ी, इसका चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ा। तो इससे बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी को भी अपने को जनसंघ कहना पड़ा और जनसंघ के मुद्दों को चलाना पड़ा। आज भी भारतीय जनता पार्टी में सोशलिस्ट, कांग्रेस, बाकी जगहों से आए हुए लोग ज्यादा हैं, और उसके अपने कार्यकर्ता जो हैं वो एक प्रकार से उपेक्षित हैं। उनके साथ जितना न्याय होना चाहिए नहीं है, और वे पूरे देश में हमारे संपर्क में हैं। तो जनसंघ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की राजनीति इस समय खत्म हो गई है, आप लोग देख रहे हैं किसी भी दल में। जनसंघ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनसंघ विचारधारा की पार्टी है, और जनसंघ देश हित को सर्वोपरि मानकर समाज में निरंतर काम करने वाला दल है। विलय कभी हुआ ही नहीं था, वो इमरजेंसी थी, सब नेता जेल में थे, लग रहा था कि इंदिरा गांधी किसी को बाहर निकलने नहीं देंगी, चुनाव कभी नहीं होगा, तो सब आपस में सारी गतिविधियां सस्पेंडेड थी, विलय नहीं हुआ था। अलग अलग जेलों में अलग अलग नेता बंद थे, उसी में हुआ कि कौन सी पार्टी रहेगी, तो जनता की पार्टी, वही जनता पार्टी हो गई। वो कोई पहले से, और उस पार्टी का संगठन बाद में बना, उसकी सरकार पहले बन गई। उसका भी आश्चर्य ये था कि जनता पार्टी का मुखिया जो बने आदरणीय मोरारजी देसाई, वे वरिष्ठ कांग्रेसी थे, और जनता पार्टी के अध्यक्ष जो बने श्री चंद्रशेखर जी, वो कनिष्ठ कांग्रेसी थे। तो एक प्रकार से कांग्रेस के लोगों में ही, उन्हीं के हाथों में जनता पार्टी का नेतृत्व था, सरकार और संगठन दोनों का। हमारे नेता जो जनसंघ के फाउंडर थे, उनमें डॉक्टर मुखर्जी के साथ जो सहायक थे, जिन्होंने पहला घोषणा पत्र लिखा, वो बलराज मधोक जी थे। बलराज मधोक जी ने कभी समझौता नहीं किया, और सबसे अधिक दिनों तक वो जेल में थे। और वे इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ 77 में, उसमें न वो संसद में थे न सरकार में थे, और उन्होंने तब से भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में फिर से शुरू किया। जब मुरारजी सरकार ने वाजपेयी आडवाणी के कैबिनेट में होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फिर से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना, और ऐसी तमाम गलतियां हुई जो दूसरे कई पाकिस्तान के निर्माण का फिर से नींव रखने वाले थे, उसका मधोक साहब ने विरोध किया। और डॉक्टर मुखर्जी दीनदयाल जी की प्रेरणा से जो काम उन्होंने शुरू किया था, उस काम को उन्होंने जीवंत रखा, उसी काम को हम लोग भी जीवंत रखें। पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अखिल भारतीय जनसंघ का यहाँ संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ, और सब कुछ जितना भी काम होते हैं वो हमारे माध्यम से ही होते हैं। और मैंने आज सफल कोशिश किया है कि बहुत से लोग जो चाह रहे थे और
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे या किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे और वे विक्षुब्ध थे और किसी भी तरह से उनकी जो अपेक्षा जो हो रही थी, वे चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट खड़े हों, तो हमने कहा कि नहीं, अखिल भारतीय जनसंघ है, आप अगर उनके विचारधाराओं से आपका समर्थन है तो आप उससे आप आए, कार्यकर्ता बने, मेंबर बने और लड़े हमारे से। हमने इसी माध्यम में 2 आदमियों को अभी सीवान से सुनील कुमार सिंह और नालंदा से चंद्रकांता जी, ये अपना संपूर्ण रूप से तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ नालंदा से और सिवान से खड़े हों फाइट भारतीय जनसंघ से। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे हुए, मैं राजा बाजार में रहता हूँ, संयोजक के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। आज से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुनर्गठन नया आज हम करने आए हैं, इसी से प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। आज से भारतीय जनसंघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बताएंगे कि गठबंधन अगर देश के हित में जरूरी है तो एक सीट पर बार बार गठबंधन नहीं होना चाहिए। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आगे आई हूँ सामने कि असहाय निसहाय है। अभी अयोध्या जी का जो हम लोगों का जाने का था कि हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, नालंदा से 25 लाख रुपया हम लोग कलेक्शन कर लिए। हमारे भाई बंधु जाने के लिए नालंदा से अयोध्या जी तैयार हो गए, यार्ड में गाड़ी लगी रह गई। बिहार शरीफ यार्ड में गाड़ी है, राजगीर यार्ड में गाड़ी है। हम कार्यालय में दौड़ते रहे पागल के तरह लोगों को ले जाने के लिए। वहां कहते हैं आपको क्या जरूरत है, आप क्यों दौड़ रही हो। तो काम करने मैंने भी कुछ कोर्ट से निकल करके, जिस समय था बच्चों को पालने का, उस समय मैं घर से निकल के राष्ट्रीय मुद्दाओं पर आई थी सामने लड़ने के लिए। और अब कहता आपकी क्या जरूरत है, तो हमारी जरूरत अब मैं बोलता है पोता पोती को खिलाइए, और पोता पोती को बड़ा कर दिया, स्कूल चला गया। अब हमारे पास समय ही समय है, इसलिए मैं अपना योगदान ये जनसंघ पार्टी को देने के लिए आई हूँ और इसको मैं इसके सहारे काम करूंगी जो भी। चंद्रकांता सिन्हा, वैसे समाज से मैं पटेल हूँ, लोग सिन्हा समझ के ये नहीं समझे, मैं चंद्रकांता सिन्हा पटेल हूँ। और नालंदा नीतीश जी का नहीं है, आज भी वोटर लिस्ट में नालंदा में उनका नाम नहीं है, बाढ़ में है। वो बख्तियारपुर से उनका वोटर लिस्ट में नाम है। वो हथियाए हैं और किस नालंदा में रहते हैं, हथियाए। बाढ़ लोकसभा को, बाढ़ से वो लड़े थे 89 में पहली बार, और मैं लड़ी थी 89 में नालंदा लोकसभा से। वो बाढ़ से जीत करके गए। उनको सीट कितना मिला था और आपको कितना मिला था? उनको वोट मिला था, वो जीत के गए, और मैं 1,19,834 वोट लाई थी 89 में, उन जमाने में। और जॉर्ज को ला करके, इतने बड़े कैंडिडेचर को ला करके मेरा सीट लिया। सीट लेकर के 2014 में फिर गठबंधन टूटा। सुषमा जी ने कहा जाओ तुम अपने क्षेत्र में काम करो, इस बार तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगी, तुम काम करो क्षेत्र में। मैं दिन रात काम करती रही। सीट फिर से गठबंधन में ये लोग कैसे करके लोजपा को दे दिया, और लोजपा मैं जगाती रही क्षेत्र को कि जो 96 में गठबंधन में चला गया, तो 2014 में ही तो जो वोटर हमारे नए वोटर आ रहे हैं, वो वोटर तो हमारे जान ही नहीं रहे कि कमल छाप कहाँ है। तो मैं बौखती रही कमल छाप को लेकर के घर घर, और सीट चला गया झोपड़ी को। और झोपड़ी को भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिताने का अथी में ले आया। उसको 34% समथिंग वोट आया, इसको 33% कुछ वोट आया जीतने का। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा है जनसंघ काल का नालंदा। हमारे वीरेंद्र बाबू जनसंघ काल से वहां पर जीते थे, और उस नालंदा को ये लोग गर्दिश में डाल दिया, इसलिए मैं आई। उच्च न्यायालय हूँ। मैं अधिवक्ता मंच बिहार में भाजपा के अधिवक्ता मंच को जमीन पर लाने का काम किया। पटना जिला का महामंत्री रहा, मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर रविशंकर जी के साथ महाराष्ट्र प्रदेश का महामंत्री रहा, उनके पिताजी के साथ सेक्रेटरी रहा। सीवान में मेरा सीट फाइनल हो गया था 2004 में, इन्होंने जदयू को दान कर दिया। शहाबुद्दीन के सामने 3 बार 4 बार मेरा नाम पार्टी ने भेजा, उसके बाद इन्होंने जदयू को नाम दान कर दिया। फिर 2009 में वहाँ निर्दलीय जीता। फिर इस बार इन्होंने हाईकमांड का आदेश आया कि जाइए क्षेत्र में काम में लगिए। मैं 3 महीने से 4 महीने से क्षेत्र में काम में लगा हुआ था। अचानक इन्होंने 28 तारीख को गठबंधन किया, और मुझे शंका हो गई थी कि क्यों ना ये दान करेंगे। वही हुआ और मेरी सीट दान कर दी गई। अब ऐसी स्थिति में हमारी 44 साल को भाजपा में सेवा करने का फल ये है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो अभी तक पार्टी से लिए हैं,
लिए नहीं है, दिए हैं। आज तक मैं अपने घर से देता रहा। आज जो लोग अरबपति बन गए भाजपा में, ये दुर्भाग्य है इस पार्टी का, और हमारे जैसा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करने का दंड इन लोगों को अवश्य मिलेगा। मैं इसी सोच करके वहां, मैं अगर नहीं लड़ूंगा तो हिना साहब जीत जाएगी, जिसके लिए शहाबुद्दीन से इतने लोग लड़े, वहां विकल्प नहीं है। और वो माले के इन लोगों ने टिकट दे दिया, माले के प्रत्याशी जो विधायक था, और उसकी पत्नी को दे दिया। मजबूरन बस मुझे सिवान लोकसभा लड़ने का दृढ़ निश्चय किया हूं, मैं सिवान लोकसभा सीट जीतूं। मेरा नाम ज्योति शंकर हुआ, और शुरू से हम सामाजिक कार्य में लगे रहे। बीच में हमको लेके आया लोग 89 में भाजपा में। उस समय हमको दायित्व दिया गया भारतीय अधिवक्ता मंच को गठित करने का। हम लोग 3 आदमी मिलके उसको संगठित किए। एक पवन मिश्रा जी थे हमारे गुरुजी, और एक मैं, और एक सुनील बाबू। उसके बाद से जब दूसरी कमेटी बनी भारतीय अधिवक्ता मंच की, तो रविशंकर बाबू आ गए, और रविशंकर बाबू ने हमें उठा करके सीधा साइड कर दिया। एक स्टेट संगठन मंत्री को उठा करके उन्होंने हाई कोर्ट के कार्यकारिणी में डाल दिया, जो कि मेरे लिए असह्य था, और हमने उसी दिन उसको छोड़ दिया। उसके बाद से हमने कभी भाजपा का कोई काम नहीं किया, लेकिन सपोर्टर रहे। अब जो है हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ने जनता, जो 80% जनता है, उसको नेग्लेक्ट करके सिर्फ 20% जनता के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, वो चला रहे हैं, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए है? सिर्फ 20% लोगों के लिए। बाकी 80% लोगों के लिए क्या हो रहा है? उनका जो कोटा था, स्लीपर का कोटा, उसको भी ख़त्म कर दिया। जो 11-13 बोगियाँ हुआ करती थी, उसको इन्होंने श्रिंक करके 5 कर दिया, 6 कर दिया, स्लीपर बढ़ा दिया। कहते हैं कि हम टिकट का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन टिकट का दाम आप नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको तो आप सफ़र करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। उनको तो आप एक जगह कुंठित कर रहे हैं कि तुम यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाओ। और जो 20% लोग हैं वो जाएं, वंदे भारत से जाएं या एसी से जाएं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इन ऐसी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही है दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी की सारी सिर्फ 20% लोगों के लिए बन रही है। और इसी दर्द को लेकर के हम कहे हैं कि नहीं, हम पटना साहिब से लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। हम निरंतर काम करने वाले दल हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हम लगे हुए हैं। पूरे देश की 25 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा निरंतर कार्य चल रहा है, वहाँ हमारी तैयारी चल रही है। आज बिहार में हमने सिवान, नालंदा और पटना साहिब की 3 संसदीय क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। वे तीनों बड़े प्रामाणिक, वैचारिक, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों ने लगभग, थोड़े से वामपंथी दलों को छोड़कर सभी दलों ने लगभग कार्यकर्ताओं की राजनीति खत्म कर दी है। और राजनीति में लोकतंत्र जो है वो धन तंत्र और जाति तंत्र में बदल गया है। जिस जाति का जहां वर्चस्व हो वहां उसका कैंडिडेट दिया जाए, जातीय जनगणना का नारा दिया जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का नारा दिया जाए। ये सब भड़काऊ है। लोकतंत्र भड़काऊ है। लोकतंत्र योग्यता के बल पर चलता है, जातीयता के बल पर नहीं चलता। मान लीजिए कोई बहुत कम संख्या में जाति है, लेकिन योग्य और निष्ठावान लोग यदि उस जाति में हैं, तो हमारी समझ ये है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बहुमत के आधार पर या जाति बल के आधार पर ये चरितार्थ किया जाना चाहिए। तो इन विषयों को लेकर बिहार के मीडिया से रूबरू होने और अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने सहानुभूति रखने वाले लोगों तक, अपने मतदाताओं तक अपने संदेश को पहुंचाने की दृष्टि से आज पटना में हम लोगों ने मंथन किया। और उसमें स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं, पत्रकारिता है, मीडिया है, तो आप लोगों से भी बातचीत करने की हम लोगों ने योजना बनाई। सवाल यह है कि अभी अगर देखा जाए,
सवाल सीधा सीधा आज के नेता जो है जवाब नहीं दे पाते। नहीं, हम तो सीधा ही जवाब देते हैं और नेता सीधा जवाब इसलिए नहीं देंगे कि उनका एक स्टैंड उनका नहीं है, उनका स्टैंड बदलता रहता है। हम लोगों का तो 51 से आज तक एक स्टैंड है, वो स्टैंड है देश हित। देश हित के अतिरिक्त तो कोई स्टैंड नहीं है, हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है, राजनीति हमारा पेशा नहीं है। यहाँ जितने हमारे कैंडिडेट भी बैठे हैं और हमारे ये स्टेट प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, इसमें से किसी का पेशा पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स रोटी कमाने का जरिया नहीं है। दो टूक शब्दों में, पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में हम नहीं हैं, हम देश हित समाज हित के लिए राजनीति में हैं और इसलिए हम बड़ा साफ उत्तर देते हैं। और आपके प्रश्न के उत्तर में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सभी राजनेताओं को चाहिए कि मीडिया से और पब्लिक से सीधी वार्ता करें, उसमें कहीं मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं।